तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग की बात गू डाउ से होती है जब ये सेकंड ब्रिज को क्रॉस कर चुका था और ये हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज के बारे में थोड़ा बहुत पूछता है कि क्या इसी के बाद फोर्थ रियल में अब आगे मैं वापस आ चुका हूँ अभी, मतलब पुणे, तो वीडियोस रेगुलर ही होंगे। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ आई हैव सील्ड द हेवंस जो है ना, उसे ही स्टार्ट करता हूँ। तो जब वांगलिंग अपनी नजरें हटाता है तो आखिरी में वो जो बड़ा सा समुद्र था सेलेस्टियल क्लैन और एंशिएंट क्लैन के बीच में, जहां पर इमेमोरियल गॉड रियल्म का जो 9 पिलर्स बने थे दरवाजे के साथ, उसकी तरफ देखता है। लेकिन अभी भी अपने कल्टीवेशन इतना होने के बावजूद ये अंदर झांक नहीं सकता था। मतलब वो वांगलिंग के पावर से बहुत ऊपर की चीज है। फिर ये अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब दोबारा खोलता है तो अभी भी सेकंड ब्रिज पर ही था, लेकिन अब लगभग एंड साइड में। ऐसा पता कर पाना कि ये सपना दिख रहा है, ये वास्तविकता है, मुश्किल था। आगे में से थर्ड फोर्थ ऐसे करके 9th ब्रिज तक दिखाई देते हैं और 9th ब्रिज के बाद का जो सीन था ना, वो बहुत ब्लरी था। और जैसे ये पूरा देखते ना, इसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि पीछे हट जाओ, हो गया। वांगलिंग को बस एक कदम लेना था और दूसरा ब्रिज ये पार कर जाता, बट ये आखिरी कदम ये ले नहीं पा रहा था। और लंबा समय तक सोचने के बाद फाइनली ऐसे क्रॉस कर जाता और सोचता है क्या ये मन के जो संदेह होते हैं, क्या इन्हीं की वजह से हम इन ब्रिज को इतना जल्दी क्रॉस नहीं कर पा रहे। मतलब आपको डिफाइंग विल चाहिए ही चाहिए। और तीसरे ब्रिज की तरफ ये बढ़ जाता है और वहां तक पहुंचने में से लगभग 3 दिन लग चुके थे, बट अभी भी पहुंचा नहीं था। 3 और दिन चलता है, फिर 3 और दिन, और 9वें दिन जाकर के वांगलिंग रुकता है। और इस समय तक इसने अपनी जो डिवाइन सेंस थे, ये आंखें थी, मानो उन्हें सील कर दिया था, बस ऐसे चलते जा रहा था। और 9वें दिन इसे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है, मिट्टी की खुशबू, वही पुराने मतलब लोगों की ऑरा फील होती है, मानो कोई लकड़ी काट रहा हो। आवाज आता है कि टाइजू तुम्हारी पढ़ाई वगैरह कैसा चल रहा है। देखो यार, जिनको भी लगता है कि ये मेरी वॉइस थोड़ी फास्ट हो गई है, शायद आईफोन की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं बोलता ही स्लो हूँ, तो आप स्पीड में 0.5 या 0.75 करके सुन सकते हो। और फिलहाल ये बोलते हैं, मतलब मम्मी बोलती कि नहीं टाइजू एग्जाम पास कर जाएगा। अब वांगलिंग अपने मम्मी पापा की आवाज सुन रहा था, इसकी आंखों में आंसू थे। वो मानो कह रहे थे कि आंखें खोलो और अपने मम्मी पापा को देख लो। बट वांगलिंग जानता था अगर ये ऐसा करेगा तो थर्ड ब्रिज पर ही रुक जाएगा। तो जो पहला ब्रिज था ना, उसमें जो दुनिया का नियम होता है, लॉ ऑफ द वर्ल्ड, वो आपके ओरिजिन सोल में मतलब फ्यूज हो जाता है। दूसरा जो ब्रिज था, उससे आप हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज को देख पाते हो, बट आपके मन में संदेह आता है, जैसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वांगलिंग वो आखिरी कदम ले नहीं पा रहा था और वांगलिंग को अब ये समझ आते जाता है। तीसरा ब्रिज जो था वो आपके इनर डीमंस थे, मतलब वही जो मम्मी पापा, पुरानी यादें, क्या उन्हें आप कंट्रोल कर पाते हो और आगे बढ़ पाते हो। मतलब वांगलिंग बहुत सी चीजें देखता है और फाइनली आंखें खोल भी लेता है। वही घर, वही पुराने अपने मम्मी पापा, आसपास की सीनरी। बट वांगलिंग को पता था कि यार ये फेक है, फिर भी ये देख लेता है। और जब ये सीन खत्म होता है तो वांगलिंग फिर से मानो सेकंड ब्रिज पर आ जाता है, मतलब उसके नीचे सेकंड ब्रिज को पार करके और थर्ड ब्रिज से थोड़ी दूरी पे। और ये सोचता है कि अगर ली मुआन प्रकट होती थी, क्या ये फिर तो आंखें खोलता ही, जानते हुए भी कि फेक है। और ये बोलते हैं किसने डिसाइड किया कि भाई तुम आंखें नहीं खोल सकते अगर इसको पार करना है। तो मतलब एक कठिन डाउ हार्ट आपका होना चाहिए अगर आपको थर्ड ब्रिज को क्रॉस करना है। बोलता है यही एकमात्र मेथड हो सकता है, ऐसा किसने डिसाइड किया। क्योंकि वांगलिंग का मानना अलग था भाई, इसके लिए फैमिली, प्यार और दोस्ती जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आंखें क्यों बंद करूंगा, मैं तो देखते हुए जाऊंगा, हर एक चीज मेरे डाउ हार्ट में समा सके, मैं वैसा करूंगा। और वांगलिंग फिर से आगे बढ़ता है। 9 कदम जब चढ़ता है तीसरे ब्रिज पर, तो फिर से मम्मी पापा दिखाई देते हैं। में मूबिंग में, ली कियान में, और ली मुआन भी दिखाई देती है, वांगपिंग भी दिखाई देता है। फिर सेटुनान, किंग शुई, डोंटियान, ओल्ड वर्मिलियन बर्ड, वो पुराने लोग जिसने भी इसकी मदद किए थे, जैसे बिग हेड, रेड बटरफ्लाई, किंग शुआंग, जाउरू, किंग लिन। और वांगलिंग इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, रोता है, कभी हंसता है, कभी दर्द दिखता है, कभी उदासी दिखती है। इसे पता भी नहीं चलता कि थर्ड ब्रिज पर कहां पर है, लेकिन धीरे धीरे आखिरी छोर पे पहुंच जाता है और वो चीजें गायब भी हो जाती है। थोड़ी देर तक देखता है पलट के पीछे, फिर आगे बढ़ जाता है। अब आगे में चौथा ब्रिज था, जो कि मानो बहुत दूर था, दिखने में पास लग रहा था, बट एक कदम बढ़ाओ तो ऐसा बहुत दूर है। लेकिन 9वें ब्रिज के पार का सीन थोड़ा क्लियर हो जाता है, उतना भी नहीं कि पूरा देख पाओ, बट फिर भी मानो वहां पर 2 लोग हो। और फिर चलते 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 चौथे ब्रिज के पास पहुंचता है। ये बाकियों से भी काफी बड़ा ब्रिज था और अलग प्रेशर था यहाँ पर। और जब ये अपना कदम आगे बढ़ाता है और चौथे ब्रिज पर रखता है, तो मानस को इसका जो पैर था वो ब्रिज पर पड़ता ही नहीं है, वॉइड में पड़ता है, स्पेस, मतलब ब्रिज को पार करके निकल जाता है। चौथा ब्रिज मानो लाइट में बदल जाता है और एक ब्लैक होल बनाने लगता है वांगलिंग को डिवोर करने के लिए। और जैसे ही वांगलिंग को ये डिवोर करता है, प्रिंस जेडू का जो सीक्रेट चैम्बर था, वहां पर वांगलिंग आंखें खोलता है। थोड़ी देर तक तो कंफ्यूज था ये, बट अब शांत हो जाता है। इसका जो स्लॉटर बॉडी था अब इसके अंदर मर्ज हो चुका था। इथेरियल एसेंसेस चक्कर मार रहे थे। सेलेस्टियल एम्परर का सोल अभी भी सोल फायर से उसको ये रिफाइन कर रहा था, कर्ज को हटा रहा था। वांगलिंग की ब्रीथिंग थोड़ी रफ थी, मतलब जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। और फिर ये सोचता है कि हेवनली पाथ को ट्रैम्पल करना है, तब आप वॉइड एक्सटेंशन डाउ में पहुंचोगे, इमॉर्टल सोल बनोगे जिसके सभी पूजा करते। और 9 में से 3 ब्रिज को ये पार कर चुका था। अब जब वांगलिंग आंखें खोलता तो गू डाउ को दिखाया जाता है, जो एक सांस लेते हैं। मतलब यार ऐसा कुछ कि 400 साल अभी भी है। उधर जीओडी को दिखाया जाता है, जो कि एकदम हैरान थे जब से वो 72 सोल आसमान की तरफ देख मानो किसी से गुहार लगा रहे थे।
जिस रियल में ये पहुंचना चाहते थे। कि इन्हें पता था कि गूडाओ क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि वो उस स्टेप में है, उस रियल में एटलीस्ट एंटर कर चुके हैं। हाइजी थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि इसने एक फैमिलियर ऑरा फील किया था, बट इसने जियोडी को पता ही नहीं था। उधर ग्रैंड इंपीरियन सोंग टियन का जो चेहरा था वो पेल पड़ चुका था, और इनका जो स्टूडेंट था वो भी मतलब ऐसा बोल रहा था टीचर टीचर, बट सोंग टियन इसे डांट देते कि अभी शांत बैठो, क्योंकि अभी भी सोच रहे थे क्या ये जो घटना हुई है क्या ये वांगलिंग से रिलेटेड है, जो इनके 36 कंट्रीज के बीस्ट वगैरह आसमान में गुहार लगा रहे थे। अब ये सोचते जाता हूँ उससे मिलता हूँ फिर पता तो चल ही जाएगा, और स्पेस को फाड़ करके सीधा उस तरफ ये बढ़ जाते हैं। एक डेविल की सवारी कर रहे थे जिसके 2 सिंग थे। इधर वांगलिंग अपना बॉडी का कल्टीवेशन चेक करता है, पता नहीं चल रहा था कि लेवल क्या है। वॉइड टर्बुलेंट पीक को तो ये पार कर चुका था, लेकिन ग्रैंड इंपीरियन अभी भी नहीं था। अभी भी मतलब इसके कल्टीवेशन से वो चीज दूर है, हाफ स्टेप बोल सकते हो। मैंने बताया था देखो वांगलिंग का जो बैटल पावर है वो तो भाई अब ग्रैंड इंपीरियन को पार कर चुका है ऑब्वियसली, क्योंकि 3 ब्रिज को ये क्रॉस कर चुका है, बट एक्चुअल जो कल्टीवेशन है वो अभी भी ग्रैंड इंपीरियन से नीचे है। तो अभी ये सोल फायर की तरफ देखता है और सेलेस्टियल एम्परर सोल की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, सोल फायर को बुझा देता है और सीधा सोल पकड़ता है, क्योंकि अब इसे लगता है कि इसे इजीली इस कर्स को ये हटा सकता है, और अपने लेफ्ट जो इंडेक्स फिंगर होता है ये आगे बढ़ाता है, और जो कर्स था ना वो ग्रे गैस कलर का था उसे टच करता है और बोलता है स्कैटर, और तुरंत ही जैसा बोलता है वो ग्रे गैस गायब होने लगती है और इजीली अब ये हटा पा रहा था। अब जब ये कर्स को हटा देता है तो सेलेस्टियल एम्परर का सोल जो था ना वो आंखें खोलता है, और जब देखता है कि वांगलिंग ये तुम, लेकिन इसकी ऑरा वांगलिंग को आप कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि भाई ये वैसे भी बहुत वीक हो चुका था, और ये इसे मार देता है पूरी तरह से। अब सोल भी मर जाता है, मतलब कॉन्शियसनेस को मिटा देता है। अब जैसे सोल का जो ऑरा था गायब होने वाला था, वांगलिंग सेलेस्टियल एंसेस्टर का हेड निकालता है और इस सोल को यूज करता है एम्परर के, जो कि मानो 7 भागों में बट करके वो जो सोल थी ऑरा थी इनके हेड में एंटर करती है, और वांगलिंग सेलेस्टियल एंसेस्टर के हेड पे खड़ा हो जाता है। पीछे में वांगलिंग का सन था जिसे ये सेलेस्टियल एंसेस्टर के हेड से नरिश कर रहा था, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का था। वांगलिंग सोचता है पहले ये बना नहीं पा रहा था पूरी तरह से, लेकिन अब ये कर सकता है, क्योंकि अब ये ग्रैंड इंपीरियन जो इसका सन है ना उसमें सेलेस्टियल एंसेस्टर के हेड को फ्यूज कर देगा, फिर इसका ग्रैंड इंपीरियन सन पूरी तरह से बन जाएगा। और वांगलिंग उस प्रोसेस को करने लगता है, मतलब बहुत सारे सील्स बनाता है, सेलेस्टियल एंसेस्टर के हेड में क्रैक्स आने लगते हैं और ग्रीन फायर भी बाहर निकलता है। अब तो इनका जो हेड था वो गलना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे इसकी ऑरा जो थी वांगलिंग के सन में जाती उसकी ऑरा बढ़ना शुरू होती है। हालांकि अभी भी हेड को रिफाइन करना काफी मुश्किल था, और वांगलिंग को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी। क्यों गूडाओ मतलब ग्रैंड इंपीरियंस को मार पाते थे, क्योंकि भाई वो उस रियल में थे, क्योंकि वर्ल्ड के पावर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फर्स्ट ब्रिज को ही क्रॉस करते हो तो दुनिया के नियम को सीख जाते हो। पर इस दौरान यहाँ से थोड़ी ही दूर पर स्पेस में क्रैक होता है और एक बड़ा सा डेविल बाहर निकलता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो चौंक जाता है। सोंग टियन का डिवाइन सेंस इस डेविल के अंदर था। दूर में ये वांगलिंग को देखते हैं और वांगलिंग मानो इन्हें इग्नोर कर देता, क्योंकि फिलहाल ये फोकस था सेलेस्टियल एंसेस्टर के हेड को गलाने में। इसे वांगलिंग का सन एब्सॉर्ब कर रहा था। जो वांगलिंग का सन था उसमें एक तीसरा कलर बनता है, पहले ब्लैक और व्हाइट थे, तीसरा कलर था गोल्ड। वो हैरान इसलिए होता है क्योंकि वो देखता है कि वांगलिंग जो था लॉ ऑफ द वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा था, बहुत सारे ऐसे फायर्स की लाइंस बना रहा था। लॉ मतलब नियम एक लाइंस के समान होता है। जो देखता है वांगलिंग को ऐसा बनाते हुए, इसे विश्वास नहीं हो रहा था। तो ग्रैंड इंपीरियंस भी लॉ को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर पाते हैं अपने फेथ की वजह से। मतलब अगर किसी ने कोई स्पेल को यूज किया आपके ऊपर तो आप उस स्पेल को सॉलिड में बदल सकते हो, लेकिन लॉ को वो समझ नहीं पाते थे जैसा वांगलिंग कर पा रहा था। मतलब इसकी समझ और ऊपर लेवल की थी। सोंग टियन ऐसा नहीं कर सकता था। इसने बस एक ही बंदे को ऐसा करते हुए देखा था, वो थे ग्रैंड इंपीरियन गूडाओ, क्योंकि यहाँ पर बस एंशिएंट डेविल आया जिसके अंदर सोंग टियन का डिवाइन सेंस था, और जो ये देख रहा था इसे विश्वास नहीं हो रहा था। इधर वांगलिंग अपने ब्लड को भी यूज कर रहा था एंसेस्टर के हेड को पिघलाने में। धीरे धीरे जैसे जैसे खोपड़ी पिघल रही थी उसकी ओरा ग्रैंड इंपीरियन सन में एंटर कर रही थी। गोल्ड जो लाइट था वो और ब्राइट होते जाता है, और वांगलिंग का जो सन था वो 3 भागों में दिखता है, 3 अलग अलग कलर्स में, और सन जो था वो सॉलिड होते जाता है। और जब ये वांगलिंग पूरा कर लेगा तो इस दुनिया में 2nd नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रैंड इंपीरियन हो जाएगा गूडाओ के बाद। और जो एंशिएंट डेविल था वो यहाँ से पीछे हटने लगता। जो सोंग टियन जैसा बंदा पीछे हट रहा था, पर तभी वांगलिंग की आवाज आती कि तुम ऐसे ही चले जाओगे। अचानक से कुछ पतली रेखाएं सी बनने लगती है एंशिएंट डेविल के आसपास, जो कि काफी दूर जा चुका था, और इसकी बॉडी को बांधने लगती है। मानो डेविल फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वांगलिंग को एक समझ और आ चुकी थी कि जो स्टॉप स्पेल है ना वो लॉ ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड है। देखो स्टॉप स्पेल में वही होता था, पहले लाइन्स बन जाती थी। जैसे जैसे वांगलिंग का कल्टिवेशन बढ़ता है अब इसे क्लियरली समझ में आ रहा था। पहले से ऐसा हाथ आगे बढ़ाना पड़ता था ना, वो सील्स बनाने पड़ते थे स्टॉप स्पेल को यूज करने के लिए, बट अब निगाहें ही काफी थी। इवन अंदर में जो डिवाइन सेंस था सोंग टियन का वो भी एकदम फ्रीज हो जाता है। उधर सोंग टियन को दिखाया जाता है जो कि दूर एक पहाड़ी पर बैठे थे, आंखें खोलते डरे हुए थे। अब इनका डिवाइन सेंस फ्रीज हो जाता है तो इनके ओरिजिन सोल पर भी थोड़ा असर आता है, और ये चिल्लाते हैं कि ओरिजिन एरो को ओपन कर दो। चीमान को भी समझ में नहीं आता, पहली बार अपने टीचर को ऐसा ये देखता है, और ये बोलते हैं कि जितना मुझे करना था मैं कर चुका हूँ तुम्हारे लिए। अगर मैं फेल हो गया तो तुम फिर एंशिएंट एम्परर 100 सालों में नहीं बनोगे, ज़ीडू बनेगा। और फिलहाल ये जो ओरिजिन माउंटेन था, यहाँ मानो एक हरकत होती है और इनके हाथ में बड़े से कुल्हाड़ी आती है, जैसे वॉर एक्स कहते हैं,
जो सोंगटियान के अब हाथों में आ चुकी थी। अब वांगलिंग भी इस ऑरा को तो फील कर ही रहा था लुओहाओ कंट्री में बैठ के। फिलहाल इसका जो ग्रैंड इंपेरियन सन था वो शेप ले रहा था। वांगलिंग के बाकी एसेंसेस भी मतलब कर्मा, ट्रूअर्ड, फॉल्स वगैरह उसकी बॉडी में मर्ज जाते हैं। और उसके बाद ये सेलेस्टियल एंसेस्टर की हेड की तरफ देख थोड़ा एसेंस ऑरा बाहर निकालता है, वो दिखता नहीं था। जैसे ये ऑरा एंसेस्टर के हेड को टच करती वो पूरी तरह से पिघल जाता है, जैसे कि वांगलिंग का 3 कलर्ड सन एब्सॉर्ब कर लेता है। वांगलिंग का जो ये सन था पूरी तरह से सॉलिड हो चुका था, जैसे कि आसमान की तरफ भेजता ताकि ये इस दुनिया का 10वां सन बन पाए। ये एक प्रतीक था, मतलब आप ग्रैंड इंपेरियन बनने के बाद ऐसा करते हो। एक तरह से अब ये ट्रू ग्रैंड इंपेरियन बन चुका था कि जब आप ग्रैंड इंपेरियन बन जाते हो तो अपनी एक सन वाली एक ऑरा, मतलब सन के जैसा ही दिखने वाला आसमान में भेज देते हो काफी ऊपर, कि लोगों को पता रहता है। जैसे ऊपर में अभी भी 9 सन्स थे, तो जैसे ही वांगलिंग का ग्रैंड इंपेरियन सन आसमान की तरफ बढ़ता है, बाकी भी जो ग्रैंड इंपेरियंस के सन्स थे में थोड़ा सा वो चेंजेस आते हैं और बाकी ग्रैंड इंपेरियंस को पता भी चल जाता है। इसलिए जैसे डाओवी को पता चल जाता है, जेमिनी को और बाकी लोगों को। तो सेलेस्टियल क्लैन के भी जो 5 सन्स थे वो थोड़ा और चमकने लगते। जुआन लुओ भी देख, फिर एंशिएंट जी के जो ग्रैंड इंपेरियन थे वो भी देखते। सोंगटियान का भी जो ग्रैंड इंपेरियन सन था अपने आप ऊपर चला जाता है। सबसे आखिरी में गुडाओ का प्रकट होता है। बाकी 9 चाहे या ना चाहे वांगलिंग का ग्रैंड इंपेरियन सन उन्हें अट्रैक्ट कर रहा था, और ऐसा होता है। और सभी के जो सन्स बनते हैं उनके साइज में डिफरेंस होता है। जिसका जितना बड़ा सन होगा वो उतना ज्यादा पावरफुल। जैसे सबसे पावरफुल गुडाओ का ग्रैंड इंपेरियन सन था, जो कि बाकी जो 8 लोग थे मतलब वांगलिंग को हटा दे तो उनको मिलाकर भी शायद उनसे ज्यादा था। दूसरे नंबर पर वांगलिंग का सन था, जो कि गुडाओ के सन का आधा था। बट जो लाइट निकल रहा था गुडाओ से बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। और ज़ेडो काफी खुश हो जाता है, गॉडफादर करके बोलता है कि गॉडफादर अब ग्रैंड इंपेरियन बन चुके हैं। डाओवी से एक चीख सुनने को मिलती कि यार ये तो वांगलिंग है। अब इसके अंदर एक डर भी आता है कि जब वांगलिंग ग्रैंड इंपेरियन नहीं था तो इसे संभाल पा रहा था, हालांकि उस समय इसके अंदर कर्ज था, फिर भी अब तो भाई उसका सन देख के इसे खुद समझ में आ रहा था। और इन लोगों को विश्वास इसलिए नहीं होता था क्योंकि जैसे डाओवी हो गया या बाकी लोग, जब तक ये गॉड रियल्म नहीं गए थे तब तक इनका भाई ग्रैंड इंपेरियन सन नहीं बना था। बट वांगलिंग का केस अलग था, वो अपने स्ट्रेंथ से अपने सन को क्रिएट किया था। यांग सेक्ट में जो 2 लड़कियां थी वो काफी खुश थी, मतलब जेमिनी जो थी सीओडी का चेहरा देखने लायक था। इन्हें पता था कि इतने मतलब 100 सालों में ये बंदा ग्रैंड इंपेरियन बन गया, तो इसने सेलेस्टियल एंसेस्टर के हेड को रिफाइन कर लिया होगा। तो अभी सोचते हैं क्या वो जो 72 सोल्स प्रकट हुए थे क्या ये वांगलिंग की वजह से हुआ था? फिर बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इधर हाईजी कुछ समझ रही थी। लियान डाओफे को दिखाया जाता जो कि अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ था। जुआन लुओ वांगलिंग का ऑरा फील करते हैं तो काफी खुश होते हैं। तो वांगलिंग का ग्रैंड इंपेरियन सन गायब हो जाता है, लेकिन ऊपर में जैसा मैंने बोला था एक सिंबल के रूप में इसकी ऑरा यानी सन के रूप में रहेगी, जो कि दिखाती है कि भाई ये 10वां ग्रैंड इंपेरियन है। इधर ज़ेडो आता है और काफी खुश था। ऐसे बहुत सारे लोगों की आवाजें आती है। अब जो यहाँ पर एंशिएंट डेविल था जिसे वांगलिंग ने फ्रीज कर दिया, वहां पर जाता और थर्ड आई के इसके टच करता है। थोड़ा सा पेन फील करता है, लेकिन फिर इसका माइंड जो था ना वो रिस्टोर हो जाता है पहले जैसा, और वांगलिंग को एक घुटने पर झुक कर रेस्पेक्ट देता है। और वांगलिंग बोलता है ज़ेडो मेरे साथ चलो, मैं सोंगटियान से मिलने जा रहा हूँ। और वांगलिंग इसी डेविल के ऊपर बैठकर ज़ेडो के साथ निकलता है। अब ज़ेडो काफी खुश थे कि गॉडफादर थैंक्स, आपने मेरी मदद की। और वांगलिंग को ऐसा कुछ कमांड नहीं देना पड़ता एंशिएंट डेविल को, उसे पता था, उसका दिमाग एकदम शांत हो चुका था। वो उस तरफ बढ़ जाता है ओरिजिन माउंटेन की तरफ जहां पर सोंगटियान रहते थे, क्योंकि जो सोंगटियान का डिवाइन सेंस था इस डेविल के अंदर वांगलिंग उसे ही हटा देता है। तो सोंगटियान को पता तो चलता ही है, और जानता था ये बंदा भी सोंगटियान कि अगर ये वांगलिंग को अभी टेस्ट नहीं करता तो भी वांगलिंग आने तो वाला ही था अपने उस डिसाइपल बोले या जो भी बोलो प्रिंस ज़ेडो के लिए। और यहाँ पर ओरिजिन फॉर्मेशन था, तो फॉर्मेशन के अंदर इसका पावर काफी ज्यादा होता है वॉरेक्स का, जो इसे गुडाओ ने गिफ्ट किया था। इसके हिसाब से अगर वांगलिंग पावर को मैनिपुलेट भी कर सकता है लॉ को, फिर भी ये उससे फाइट कर सकता है। इधर आधे घंटे का समय बीत जाता है और वांगलिंग और ज़ेडो यहाँ पर आ चुके थे। चीमान पीछे खड़ा था तो वो ज़ेडो को देखता है और वांगलिंग सोंगटियान को ग्रीट करता है। बट बदले में सोंगटियान बोलता है कि मुझे पता है तुम क्यों आए हो, मतलब ज़ेडो को तुम एम्परर बनाना चाहते हो। और वांगलिंग पर ये चार्ज कर देता है, उस कुल्हाड़ी से अटैक करता है। सोंगटियान अगर आप पावर कंपेयर कर रहे हो तो डाओवी से स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो फेंग के बराबर कह सकते हो। हालांकि अब वांगलिंग जो था अब उसे फर्क नहीं पड़ता, और 3 बार बस इस स्पेस में अपने हाथ को आगे बढ़ा, जो जहां पर पहली बार ये टच करता, जो आर्मी आगे बढ़ रही थी मानो गायब ही हो जाती है। एक बैरियर उन्हें गायब कर देता कि वांगलिंग अब स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता, लॉ को समझ सकता था और उसे घुमा फिरा सकता था। और दूसरा जो ये टच करता है स्पेस में पॉइंट, और जिन माउंटेन जो था ना वो फटने लगता है। जो भी लोग फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे वो खून की उल्टी करने लगते। सोंगटियान का कुल्हाड़ी वांगलिंग की तरफ पड़ रहा था। वांगलिंग तीसरी बार टच करता है स्पेस में, बस एक पंच बनता कि सोंगटियान की तरफ पड़ जाता, जिसमें बहुत सारी लाइंस दिख रही थी, लॉज दिख रहे थे। कुल्हाड़ी कई भागों में टूट जाती है। वांगलिंग का ये पंच नहीं था, एक ऐसा पंच था जो वांगलिंग ने लॉ से क्रिएट किया था, बट ये भी मतलब 2 भागों में बढ़ जाता है इसका जो ये पंच था। सोंगटियान खून की उल्टी करता है और 1000 फीट पीछे जाकर के खुद को कंट्रोल कर पाता है। वांगलिंग का राइट हैंड रुकता है, उस पर एक हल्का सा व्हाइट मार्क आता है। वो इसलिए आता है कि कुल्हाड़ी में भी लॉ था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। पर जो कुल्हाड़ी टूटा था उसकी तरफ वांगलिंग का हाथ बढ़ता है, कुल्हाड़ी फ्यूज हो जाता है और वांगलिंग सोंगटियान से बोलता है कि फिर से बैटल करना चाहोगे? सोंगटियान हंसता है, क्यों नहीं।
और सोंगटियान का हाथ पहाड़ के अंदर जाता है, मतलब कुछ निकाल रहा था इस चीज को देखकर, क्योंकि पूरा माउंटेन हिल रहा था। जो भी यहाँ के पावरफुल लोग थे या इंपीरियल पैलेस के लोग थे वो भी इस तरफ देखने लगते और बढ़ने लगते हैं। और मानो एक ब्लैक लाइट की ऑरा बढ़ रही थी, पहाड़ मानो ऊपर उठ रहा था। मानो सोंगटियान इस पहाड़ को अब हाथों में लेकर था और ये बोलता है वांगलिंग अगर तुम इस पावर को, इस ओरिजिन माउंटेन के पावर को झेल गए तो मैं हार मान लूंगा। और ओरिजिन माउंटेन ये वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। ये बताता है कि पहला पहाड़ है जो एंशिएंट शी में पैदा हुआ था, मतलब बना था या जो भी बोलो। और इसी माउंटेन को इसने ग्रैंड इंपीरियर बनने के बाद रिफाइन किया था। इसके अंदर सप्रेशन फोर्स था और वांगलिंग देखता है इसके अंदर लॉ था, बट ये चुपचाप खड़ा था, उस पहाड़ को ध्यान से देख रहा था। और फिर एक पंच मारता है। पंच की वजह से जो पहाड़ काफी तेजी से बढ़ रहा था वो थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन फिर भी आगे आता है। वांगलिंग का पंच जो था वो फूट जाता है। धीरे धीरे वांगलिंग की बॉडी पर एक प्रेशर आने लगता है, मतलब ये एक अलग स्पेस में हो उस पहाड़ की वजह से। वांगलिंग देखता है और स्माइल करता है कि इंटरेस्टिंग, कि ये जो ओरिजिन माउंटेन का जो फोर्स आ रहा है ना सप्रेशन वाला, वो एंशिएंट एंसेस्टर के फिंगर के जैसा है। देखो एंशिएंट एंसेस्टर का भी जो फिंगर अटैक था जो वांगलिंग ने सीखा था, वो दुश्मनों को एक अलग स्पेस में कर देता था, हालांकि थोड़ा डिफरेंस था। और बोलते हैं कि ये बंदा ग्रैंड इंपीरियन कहलाने के लायक है। तो सही में कोई भी ग्रैंड इंपीरियंस वीक नहीं होते, लेकिन वांगलिंग के लिए अब गुडाओ के अलावा कोई भी खतरा नहीं था। वांगलिंग फिर से अपने हाथ को आगे बढ़ाता और पहाड़ की तरफ ऐसा पॉइंट करता है, इशारा करता है। और ये जो इशारा करता है एक फिंगर से, वो था एंशिएंट एंसेस्टर का फिंगर अटैक। दुनिया के कलर चेंज होने लगते हैं और जो माउंटेन एक अलग स्पेस बना रहा वो तबाह हो जाता है। पहाड़ में क्रैक्स आने लगते, मानो ये कभी भी कोलैप्स कर सकता है। और पहाड़ी को वांगलिंग रोक देता है, मतलब वो नीचे नहीं आ पा रहा था। और वांगलिंग बोलता है अभी भी फाइट करना चाहोगे? सोंगटियान अब इस पहाड़ी पे चढ़ जाता है, अपने माउथफुल ऑफ ब्लड को यानी एसेंस ब्लड को यूज करता है, पहाड़ एब्सॉर्ब कर लेता है। और फिर ये टेक्निक यूज करता है ओरिजिन सप्रेशन। पहाड़ फिर से आगे बढ़ने लगता है। अब वांगलिंग अचानक से गायब होता है और पहाड़ के सामने प्रकट होता है, राइट हैंड से इसे टच करता है, जिसकी वजह से सोंगटियान खून की उल्टी करने लगता है, काफी पीछे जाके गिरता है। इधर 10-12 लोग यहाँ पर आ चुके थे। सबसे आगे में जो बंदे थे वो ओल्ड मैन थे रॉयल ड्रेस में। और वांगलिंग को देखकर इनका जो चेहरा था वो बदल जाता है। ओरिजिन माउंटेन गोल गोल घूमने लगता है, धीरे धीरे एक हथेली के साइज का हो जाता है और वांगलिंग के हाथ में आ जाता है। सोंगटियान जब ये देखता है ना भाई कि पहाड़ को वांगलिंग ने छोटा कर दिया हाथ के बराबर, जो कि एक बुल के समान दिख रहा है, ऐसा कोई भी ग्रैंड इंपीरियन नहीं कर पाया था, क्योंकि पहले भी भाई यहाँ पर ग्रैंड इंपीरियंस हुए थे। रिफाइन करना इनके लिए बड़ी बात हो जाती थी। और ये आप तभी कर सकते हो जब लॉ के साथ खेल सकते हो। कोई भी वस्तु है ना, आप उसको छोटा कर लोगे, बड़ा कर लोगे। और सोंगटियान फाइनली बोलते हैं क्योंकि मैं यहाँ का गार्जियन हूँ, तो प्रिंस जेडू को अगले जो 100 साल में एम्परर को बनाना है, वो इसके लिए मैं उन्हें घोषित करता हूँ। एंशिएंट शी एम्परर भी अब कुछ कह नहीं सकते थे। जेडू काफी एक्साइटेड थे, उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। बट जेडू न तो सोंगटियान को थैंक्स करते हैं, न तो अपने फादर को, बल्कि वांगलिंग के सामने आकर एक घुटने पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं थैंक्स गॉड फादर। अब नील डाउन होना मैं बता चुका हूँ, इंपीरियल पावर वाले इवन ग्रैंड इंपीरियन के सामने भी नहीं झुकते, लेकिन इसने ऐसा किया था वो भी सबके सामने। सबसे पहले शी एम्परर बोल, शीमान को भी थोड़ा ऑड लगता कि यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एंशिएंट शी एम्परर हो, तुम एक एंशिएंट डाओ के ग्रैंड इंपीरियन के सामने क्यों झुक रहे हो? बट जेडू को फर्क नहीं पड़ता। इवन वांगलिंग को नहीं लगा था कि जेडू यहाँ पर सबके सामने कर देगा। यहाँ पर वांगलिंग भी बोलता है कि मैं तुम्हें अपना एडॉप्टेड सन घोषित करता हूँ, क्योंकि वांगलिंग ने कभी इसको ऐसा बोला नहीं था। मतलब गॉड फादर ये बोलता था, बट वांगलिंग अभी भी वैसा नहीं सोचता था, लेकिन अब इसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था। अब वांगलिंग इंपीरियल सिटी में जो एंशिएंट एंसेस्टर का स्टैचू था उसकी तरफ देखता, यहीं पर एंसेस्ट्रल टेम्पल था। और अब फाइनली एम्परर बोलते हैं, बूढ़े हो चुके थे, कि मेरे बेटे के पास आपके जैसा गॉड फादर होना बहुत भाग्य की बात है, और मैं एंशिएंट डाओ एम्परर नहीं हूँ जो आपको फोर्स करूंगा, क्योंकि मुझे पता है क्या हो सकता है फिर हमारे एंशिएंट शी के साथ। तो आप हमारे एंशिएंट शी के अंदर रहिए और जो भी हमसे बन सकता है हम करेंगे। और ये बंदा भी वांगलिंग को ऐसा नमस्कार करता है। सोंगटियान भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं अब अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो आप जेडू को ऐसा एम्परर बनते हुए 100 सालों में देख सकते हैं। बट जेडू भी इस दौरान अपने पिताजी से यानी एंशिएंट शी एम्परर से कहता है कि गॉड फादर एंसेस्ट्रल टेम्पल जानना चाहते, मैंने उन्हें बोला था। अब ओल्ड मैन मान जाते हैं क्योंकि भाई जानते भी थे। तो यार उसके अभी शायद 20-30 चैप्टर ही बचे, तो मैं इसे खत्म करके नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट कर दूंगा। आई शैल सील द हेवेंस। तो देखो एंशिएंट क्लैन में 3 एंसेस्ट्रल टेम्पल है और तीनों रॉयल फैमिली के पास है। एक जी के पास, एक शी के पास और एक डाओ के पास। और बहुत कम लोग क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा पाते हैं, खास करके एंसेस्ट्रल टेम्पल के अंदर। इवन ग्रैंड इंपीरियंस के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन चीजों को हर एक जनरेशन का एम्परर कंट्रोल करता है, मतलब रॉयल फैमिलीज वाले ही अंदर जाते हैं। अब वांगलिंग फिलहाल इंपीरियल सिटी के अंदर था और यहाँ पर जो स्टैचू था, जैसा कि डाओ कंट्री में स्टैचू था, सेम वैसा ही था एंशिएंट एंसेस्टर का। अब क्योंकि वांगलिंग 3 ब्रिज को क्रॉस कर चुका था, अब एंसेस्टर की स्टैचू से वो पावर फील कर पा रहा था। ये फील करता है कि उनके अंदर एक सैडनेस है। और वांगलिंग पूछता है कि ये स्टैचू बनाया किसने? सोंगटियान बताते हैं कि ग्रैंड इंपीरियन गुडाओ ने, और बताते हैं कि जब एंशिएंट एंसेस्टर गायब हो गए तो गुडाओ ने 3 पहाड़ लाए। उन पहाड़ों की मदद से स्टैचूज 3 बनाए थे और तीनों इंपीरियल सिटी में लगवा दिए थे। और स्टैचू के आसपास एक दरवाजा सा बनता, पहले एक ऑरा बनती है डार्क हेलो टाइप, फिर दरवाजा खुल जाता है,
जो कि एंसेस्ट्रल टेम्पल के अंदर लेकर जाता था। फिलहाल ये लोग टेम्पल के अंदर एंटर करते हैं और फिर वो जो दरवाजा बना था वो गायब हो जाता है। सोंगटियान थोड़ी देर तक खड़े रहते फिर चले जाते, मतलब वांगलिंग अंदर गया था और इस न्यूज को सप्रेस कर दिया जाता है कि ज्यादा लोगों को पता ना चले। फिलहाल समय बीतता और इस बात को घोषित हुए कि ज़ेडू किंग बनेगा, अगला एम्परर, वो गुजरने लगता, मतलब 10 साल गुजर चुके थे। फिर धीरे धीरे 5 साल और चले जाते। और देखो हर एक कंट्री में किंग होते हैं, मतलब जैसे ये जी एरिया है तो उसमें 12 कंट्रीज आती है और उनके एम्परर में एक ऊपर में एक एम्परर होता है। तो धीरे 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 30 साल निकल चुके। अब ज़ेडू अपनी तैयारी कर रहा था, वैसे भी वो अगला एम्परर बनने वाला था। जो भी उसको अपने हिसाब से किंग्स बनाने थे अलग अलग कंट्रीज के, वो बना चुका था और अपने लोग इकट्ठा कर रहा था। धीरे धीरे जो उसके पिताजी थे, क्योंकि पावर एक ही बार में पास डाउन नहीं होते, 70 साल में धीरे धीरे पास कर देंगे। और ज़ेडू के जो क्लोज लोग थे वो सोचते थे कि इसके गॉडफादर कहाँ पर गए, बट धीरे धीरे वो बात छिपा दी गई। इस दौरान वांगलिंग के कमांड पर जो ब्लैकस्टोन सिटी में वो लड़की थी सोंगजी, उससे गार्ड करने के लिए ज़ेडू लोगों को भेजता था। और क्योंकि 100 साल तो उधर बीत ही चुके थे ना जब वांगलिंग कल्टीवेशन कर रहा था ब्रिज के लिए, तो उन दिनों में वो लड़की धीरे धीरे उसका जो याददाश्त था सब वापस आ चुका था। इधर 20 साल और निकल जाते तो 50 साल हो गए थे वांगलिंग को एंसेस्ट्रल टेम्पल के अंदर कल्टीवेशन करते हुए। एंशिएंट सी में अपना एक अलग ही सेरेमनी चल रहा था, जो कि सोंगटियान के डिसेंडेंट थे। इसका नाम था सोंग यू, जो कि ज़ेडू की वाइफ बनने वाली थी। इवन एंशिएंट डाओ से भी कुछ लोग आते, खास करके वो बंदा येमो का डिसेंडेंट था, लुओ चेन या जो भी नाम था उसका। और ज़ेडू की जब शादी होती है तो वो एंसेस्ट्रल टेम्पल की तरफ देखकर नील डाउन होता है और ये बताता है सोंग यू को कि हम एंशिएंट एंसेस्टर को बो डाउन नहीं कर रहे हैं। ये पूछती है किसको कर रहे हैं, तो ये बताता है कि गॉड फादर को। और ऐसा बोलता है कि गॉड फादर मैंने लॉर्ड सोंग की ही एक डिसेंडेंट को अपनी वाइफ बनाया, जो हमारे एंशिएंट सी की अब एम्प्रेस होगी। मैं यहाँ पर आपको रेस्पेक्ट देने आया हूँ। मतलब 50 साल और थे, सब चीजें आके बोलता है कि मुझे अगला एम्परर बनने में उम्मीद है कि उस दिन मैं आपको देख पाऊंगा। ज़ेडू यहाँ पर काफी देर तक, फाइनली एक आवाज आती कि जब तुम एम्परर बनोगे तो मैं वहां पर रहूंगा। और ये खुशी खुशी फिर यहाँ से चला जाता है। वांगलिंग अभी भी एंसेस्ट्रल टेम्पल में बैठा था। इसकी बॉडी मानो सड़ रही थी, एक लाश के समान ही लग रहा था, बट आंखें जो थी वो मानो तारों के समान चमक रही थी। तो देखो एंशिएंट क्लैन में टोटल होते 3 ट्रायल्स और 7 कैलामिटीज। और केव वर्ल्ड में वांगलिंग ने 2 ट्रायल झेल लिए थे और 4 कैलामिटीज को, और 3rd ट्रायल का पहला कैलामिटी पास कर लिया। तो मतलब इसको और 3 कैलामिटीज झेलनी थी, या 2 जो भी बची होंगी मतलब। तो जो 3rd ट्रायल होता है उसका पहला कैलामिटी को हम कहते हैं एंशिएंट रेस हेवनली ब्लड। दूसरे कैलामिटी को हम कहते हैं एंशिएंट डाओ 3 सोल स्प्लिट्स, मतलब आप सोल को 3 भागों में बांटते हो। और 3rd कैलामिटी वो होता है ब्लेसिंग्स ऑफ द एंशिएंट एंसेस्टर। वो कोई टेस्ट नहीं होता, मतलब आपको ब्लेसिंग्स मिलती है एंशिएंट एंसेस्टर की तरफ से। तो वांगलिंग ने, अगर आपको याद हो, जब 3rd ट्रायल का पहला कैलामिटी पास किया था तब इसे एंशिएंट एंसेस्टर का सोल ब्लड मिला केव वर्ल्ड में। फिलहाल ये दूसरे कैलामिटी पर लगा हुआ था। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।